और चूंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है वो इस महामारी ने तराई तराई मचा रखी है, और एक वायरस है जो तेजी से अपने स्ट्रेन को बदल रहा है, अपने जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है, उसकी जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है वो बदलता है, और वो म्यूटेटेड वर्जन होने की वजह से कई बार वो हमारे लिए पकड़ पाना है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो पहले थोड़ा सा आपको समझना है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कुछ इम्यून मैकेनिज्म्स की बात करेंगे कि इन इम्यून मैकेनिज्म्स के तहत हम लोग उसको बचा सकते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम कर सकता है उसको रोकने में। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट aspects of this COVID-19. Okay. सो फर्स्ट फ्रेंड्स, एज यू नो, जिन लोगों ने इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा या जिनको पता होगा, ये जो नहीं भी जानते हैं वो भी ये समझ लें कि हमारा इम्यूनिटी काम कैसे करता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, और उन सिस्टम्स में से एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम को दूसरे शब्दों में आप डिफेंस सिस्टम कह सकते हो, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन से बचाता है। उसमें दो तरह की हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में होती है। एक वो होती है जो हम बाई बर्थ, मतलब जन्म से लेकर के जन्मते हैं, और दूसरा जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। जिस तरह के एंटीजन का एक्सपोजर हमको होता है अपनी लाइफ टाइम में, उस हिसाब से हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो दो कंपोनेंट हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के, एक इनेट इम्यूनिटी, जिसको कि हमने कहा कि हम बाई बर्थ लेके जन्मते हैं, और जो बाई बर्थ वाली इम्यूनिटी है हम उसको जनरलाइज टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। जनरलाइज टाइप ऑफ इम्यूनिटी का मतलब ये है कि वो ऐसी इम्यूनिटी है जो हम सबको बाई बर्थ मिलती है, समान रूप से मिलती है, कॉमनली मिलती है, उसमें कहीं पर कोई चेंजेस पर्सन टू पर्सन नहीं होते। Whatever immunity we are gifted by the God, that immunity is all same, that is not going to be changed person to person. But the immunity which we acquire during our lifetime, that immunity will not be same person to person, it will be different. As far as the specificity of the immunity is concerned, or you can say the accuracy of the immunity is concerned, इनेट इम्यूनिटी चूंकि जनरलाइज है तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती एंटीजन को लेकर के, और एंटीजन को लेकर के स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए वो बहुत ताकतवर या बहुत पावरफुल नहीं है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो हमको तरह तरह की चीजों से बचाती है, तरह तरह की बीमारियों से पर्सनलाइज्ड लेवल पे जाकर के बचाती है। तो अगर आप स्पेसिफिसिटी के आधार पर इसको डिस्टिंग्विश करें, तो जो इनेट इम्यूनिटी है या जो बाई बर्थ इम्यूनिटी हम लोग पाते हैं वो उतनी स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो अपने लाइफ टाइम में हम एक्वायर करते हैं, दैट इम्यूनिटी इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन, और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की वजह से वो उसकी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। तो ये दोनों तरह की इम्यूनिटीज मिलकर के हमको एक्सोजिनस और इंडोजिनस एंटीजन से बचाते हैं। एक्सोजिनस क्या है? एक्सोजिनस वो टाइप ऑफ एंटीजन है जो हमारी बॉडी के बाहर जन्मता है, जनरेट होता है, जैसे कि आजकल कोविड-19 की बात चल रही है या कोरोना वायरस की बात चल रही है, वो बाहर जनरेट होता है, हुआ है, और वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उससे हमको रोकने में मदद करती है ये इम्यूनिटी। और कुछ ऐसे भी एंटीजन्स होते हैं जो हमारी अपनी बॉडी में ही जनरेट होते हैं, उनको हम इंडोजिनस एंटीजन कहते हैं, बिकॉज दे आर जनरेटेड इनसाइड द बॉडी। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम जो रेस्पॉन्स देता है इन एंटीजन्स के अगेंस्ट, उसको दो प्रोसेस हैं। पहला, वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि वो एंटीजन एग्जैक्टली है क्या, वेदर इट इज प्रॉपर एंटीजन और नॉट। क्योंकि हम एक चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे कि जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको ये ट्रेन किया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कि वो हमारे अपनी सेल्फ सेल के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स ना दे। उसका जो रिस्पॉन्स हो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट ही हो, सेल्फ के अगेंस्ट ना। तो इसलिए इम्यूनिटी पहले, सबसे पहले किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने से पहले ये पता करने की कोशिश करती है कि जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स देने जा रहे हैं वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। जब वो ये तय कर लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है कि नहीं ये नॉन सेल्फ है,
तब वो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देती है। सेल्फ के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स हमारा इम्यून सिस्टम नहीं देता। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेल्फ मीन्स those cells which are of our own body, that is called self cells, and those cells which are of different body, that is called non self cells. तो ऐसे में आप कोरोना वायरस को क्या बोलोगे, whether it is self or it is non self? कोई मुझे बताएगा? It is self or non self? Non self. Obviously it is non self because it is not generated in our body, it is not a part of our body, so it is non self. So our immune system should give response against that. So first, our immune system, what it is doing, it is first of all it is recognizing the antigen for itself and non-self, its nature, its quantity, then it gives response accordingly, right? उसके बाद अगर सेम एंटीजन का सक्सेसिव इनकाउंटर हो तो हमारी बॉडी उसके लिए मेमोरी रिस्पॉन्स देती है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को अगर एक बार कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। कई बार कुछ लोगों को जिसको पिछली बार हो चुका था उनको भी हो रहा है। कुछ लोग तो जिनको कि टीका लग चुका है उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो एंटीजन एक बार किसी को इन्फेक्ट कर चुका है वो एंटीजन अगर दोबारा बॉडी में आता है और बॉडी उससे लड़ करके सरवाइव कर चुकी है, अगर वही एंटीजन सिमिलर एंटीजन दोबारा इन्फेक्ट करेगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट मेमोरी रिस्पॉन्स देती है, इट विल गिव द मेमोरी रिस्पॉन्स। लेकिन अगर बाय द वे सेम, यस प्लीज सर, अगर किसी को फर्स्ट स्ट्रेन का वायरस कोविड हुआ है और वो रिकवर हो चुका है, अगर उसको दूसरा स्ट्रेन का कोविड होता है तो वो उसके लिए तो इम्यून नहीं होगा ना सर? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, यही मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस टाइप के एंटीजन का एक्सपोजर आपको पहले हो चुका है, अगर सेम टाइप का एंटीजन आपको दोबारा आता है तो आप उसके अगेंस्ट मेमोरी रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन वो तभी देंगे जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ हो, उससे लड़ करके आप जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हो पहली बार में। ऐसा ना हो कि पहली बार में आपने खूब सारी दवाइयां ले ली हो और इम्यून सिस्टम एक्टिव ही ना हो पाया हो। अगर पहली बार उस एंटीजन से आप एक्टिव इम्यूनिटी के साथ फाइट किए हैं तो दोबारा अगर सेम एंटीजन आता है तो हमारा बॉडी मेमोरी रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्ट्रेन का एंटीजन इन्फेक्ट करेगा तो मेमोरी किसी काम की नहीं होगी। That new strain will be treated as the primary you can say infection। वो primary response ही हमारी बॉडी देगी, उसके अगेंस्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं देगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल भी इन्फेक्टेड हो चुके थे, इस साल फिर इन्फेक्ट हो रहे हैं। और खास करके जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस के साथ बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इनमें बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस होने की वजह से जिनको अभी 15 दिन पहले जुकाम हुआ था उनको दोबारा फिर से जुकाम हो सकता है। तो ये बड़ी समस्या है इन वायरसेस के साथ, क्योंकि ये अपने अंदर इतना बदलाव लाते हैं। उस बदलाव की वजह से कई बार जो इससे आप इन्फेक्ट हो चुके हो, रिकवर हो चुके हो, दोबारा जरूरी नहीं है कि आप उसके डिफरेंट स्ट्रेन से इन्फेक्ट ना हो। ओके सर, इसके डायग्नोस्टिक जो किट आती है जैसे कोरोना की, सर वो भी फिर चेंज करना पड़ेगी अगर सर दूसरा स्ट्रेन इन्फेक्ट करेगा? डायग्नोसिस में कई बार अगर बाय द वे आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को लेकर के डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रोटीन अगर चेंज हो गया है तो कई बार दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एंटीजन टेस्ट जो कराए जाते हैं वो 100% सही रिजल्ट दें जरूरी नहीं है। RT-PCR रियल टाइम PCR में जो टेस्ट कराए जा रहे हैं आजकल, वो कई बार कुछ पर्टिकुलर जीन्स को लेकर के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे N जीन, ORF जीन वगैरह है, इसका मल्टीप्लिकेशन चेक किया जाता है, उसका CT वैल्यू चेक की जाती है, और अगर उन जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है तो वो जीन्स जो है वो अगर मौजूद है किसी व्यक्ति में तो माना जाता है कि हाँ उसको इसका एक्सपोजर हुआ है और उसको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोटीन को लेकर के टेस्ट कर रहे हैं और अगर उस प्रोटीन में कोई बदलाव आ गया है तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स में परिवर्तन आ सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, so now I'm moving to the next slide, or anyone else is having any question please? किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? सर वैक्सीनेशन और जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन होता है वो किस कैटेगरी में आएगा सर? इम्यूनिटी? I'm coming in that way actually। जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है वो एक प्रकार से आप
पैसिवली नेचुरल पैसिव चीजें दे रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी को नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको भी कोरोना हुआ, वो अपने आप को वो नेचुरली ठीक हो गया है उससे, और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो गई है, एंटीबॉडी बनी हुई है, और वो जब रिकवर हुआ है उसके 14 दिन तक उसने अपनी एंटीबॉडी वो डोनेट कर सकता है, किसी को प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। लेकिन वो इसलिए इसको नेचुरल पैसिव कह रहे हैं क्योंकि नेचुरल फ्लूइड है प्लाज्मा, और नेचुरली उस चीज को बना हुआ प्लाज्मा जो है वो लोगों को पैसिव वे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पैसिव और एक्टिव वो होता है, पैसिव का मतलब जहां पर हमारी अपनी इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम कहीं से बना बनाया चीज कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लेते हैं, उसको हम पैसिव कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जहां पर कि हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करें, उसको एक्टिवेट करें, और फिर अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पोटेंशिएट करके उसके ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें एंटीजन से लड़ने के लिए, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो जहां तक प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है, नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन है, लेकिन जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी? बिकॉज आपने या वैक्सीन को बाहर डिजाइन किया गया है, बाहर डेवलप किया गया है, लेकिन जब वो ह्यूमन बॉडी में जाती है तो ह्यूमन बॉडी में वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, इसलिए उसको कहा गया कि दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उससे एंटीबॉडी बनाती है, मेमोरी सेल डेवलप कराती है, और कोशिश यही रहती है कि जब कभी भी नेचुरल इन्फेक्शन हो वैक्सीन लेने के बाद, तो वो नेचुरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दे, ना कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दे। ठीक है, बट रिमेंबर वैक्सीन लेने के बाद भी वैक्सीन में जिस टाइप ऑफ एंटीजन को एक्सपोज आपको किया गया है, अगर वो टाइप ऑफ एंटीजन का स्ट्रेन बदल गया है जिससे आप न्यूली इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वैक्सीन भी उसके लिए कोई इफेक्टिव ना रहे। मैं इसलिए शुरुआत में बताया था मैंने आपको कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस में बहुत एंटीजेनिक शिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग होती है, बहुत ज्यादा इसमें जो है वो चेंजेस होते हैं, और इस वजह से इनके स्ट्रेन्स बहुत रैपिडली बदलते हैं, म्यूटेंट्स आते हैं, और इस वजह से इनके लिए कोई स्थायी वैक्सीन बना पाना बहुत मुश्किल है। कोई ये कहे कि हमने एक बार वैक्सीन ले ली और लाइफ टाइम के लिए हम इसके लिए इम्यूनाइज हो गए हैं और दोबारा हमको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन केसेस में। ठीक है ना? तो इसलिए वैक्सीन लेकर के आप सीजनल एक सीजन तक बच सकते हैं, अगले सीजन में हो सकता है कि आप ना बच पाए, दोबारा अगर नया स्ट्रेन आएगा तो नया स्ट्रेन आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपने वैक्सीन लिया हो तब भी, और नहीं लिया तो कर ही सकता है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे पहले हमको ये समझना है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमारा इम्यून सिस्टम जब डेवलप होता है तो वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना उसको सिखाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए हमारा जो लिम्फोसाइट्स डेवलप होने वाला जो सेक्शन है या जो मैच्योर होता है थाइमस और बोन मैरो में, पर जो लिम्फोइड प्रिकर्सर्स हैं जिनसे लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, लिम्फोइड प्रिकर्सर से इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ मोटे तौर पे ये समझिए कि इनमें से बहुत सारे लिम्फोसाइट्स जो रैंडम रिसफलिंग के हिसाब से नया नया उनमें एक एक्सप्रेशन आता है, स्पेसिफिसिटी डेवलप होती है, वो स्पेसिफिसिटी नहीं डेवलप हुई है उसमें से कोई ऐसा हो जो सेल्फ रिएक्टिव है, अगर जो हमारे सेल्फ के अगेंस्ट रिएक्शन शो करता है, उसको मार दिया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको मैच्योर नहीं होने दिया जाता है। और अगर कोई ऐसा है तो या तो उसको मार देते हैं, और या तो फिर उसके रिसेप्टर्स में कुछ ऐसे चेंज कर देते हैं, कोई एडिटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से कि ये हमारे किसी सेल्फ के सेल के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स ना दे। दूसरी ओर अगर आप इसको देखें, जो टोटली ऐसा सेल है जिस सेल में जो है वो उसको रेगुलेटरी सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स, ये सेल भी ऐसे ही बनी थी लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया रेगुलेटरी सेल्स में। अगर ये तो हो गया उस लेवल पे जहां पर कि ये लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं, वहां पर आप करते हो उसको सेंट्रल टॉलरेंस कहते हैं, जहां पर आपने इंश्योर किया कि सेल्फ रिएक्टिव सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बन भी गया है तो या तो आप उसको मार दीजिए, या तो उसमें एडिटिंग कर दीजिए, या तो आप उसमें जो है वो रेगुलेटरी सेल्स का फॉर्मेशन कर दीजिए। अब पेरिफेरल लेवल पे भी अगर भाई कोई मैच्योर होकर के इसको स्केप करते हुए आ जाता है, मैच्योर होकर के सर्कुलेशन में आ जाए,
तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम इन मैच्योर लिम्फोसाइट्स को, इसको जो है वो एपोप्टोसिस यहाँ भी कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, या उसको जो है वो डिप्लीट कर सकते हैं, और या इनको यूज कर सकते हैं, इनका जो रिएक्शन है उसको सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, दिस वन इज, मतलब ये कोशिश की जाती है कि सेल्फ रिएक्टिव सेल मैच्योर ना हो। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर कोई मैच्योर हो गया है, मैंने कहा अगर कोई गलती से मैच्योर हो जाती है सेल्फ रिएक्टिव सेल्स, तो उसको हम मार देते हैं, उसको हम डेवलप नहीं होने देते या उसको सप्रेस कर देते हैं, हम ऐसा कुछ कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इफ लिम्फोसाइट मैच्योरेशन प्रोसेस इज मोलेस्टेड बाय द एंटीजन, अगर कोई एंटीजन्स ऐसे हों जो इस प्रोसेस को ही के साथ छेड़छाड़ कर दें। आप देखिए यहाँ पर जो थाइमिक मेडुलरी सेल्स हैं, जो थाइमस है जिसमें कि ये मैच्योर होते हैं, वहां पर एक जीन ग्रुप है, ये जीन ग्रुप और ये ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन ग्रुप्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसा सेल्फ रिएक्टिव सेल्स मैच्योर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑटो इम्यूनिटी जो है वो जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर कोई एंटीजन इसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देते, अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर देते हैं, तो कई बार ऐसे लिम्फोसाइट्स भी मैच्योर हो जाते हैं जिससे कि ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कॉज हो सकती है। तो इम्यूनिटी हमें अपनी, अगर हमारी इम्यूनिटी हमको ही नुकसान पहुंचाने लगे तो हम उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। और वो ऑटो इम्यूनिटी इसलिए हो रही है क्योंकि जो कंट्रोलिंग करने वाले जीन्स थे, रेगुलेटरी जो जीन्स थे, उन जीन्स के साथ एंटीजेंस ने जो है वो मोलेस्टेशन कर दिया, जिस वजह से इनको सप्रेशन कॉज कर दिया, जिस वजह से ऐसी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो गई जो ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर रही हैं। हम बात करते हैं कि हमको अगर बचना है, हमको अगर अपने कई सारी बीमारियों से लड़ना है, तो हमको क्या करना चाहिए, दैट वी शुड इम्यूनोपोटेंशिएट। हमारे बॉडी में, अपने बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जिसको कि पोटेंशिएट करने की जरूरत है। आजकल लोगों का फोकस इस बात पे है कि हम क्या कुछ ऐसा खाएं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, हमारा इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहे, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग विटामिन सी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, विटामिन सी के लिए जो है वो गोलियां ले रहे हैं, विटामिन डी के लिए गोलियां ले रहे हैं, या बाय द वे खट्टे रस का फ्रूट खा रहे हैं जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में डेवलप होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो लोग ले रहे हैं और कोशिश क्या कर रहे हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस लोग ले रहे हैं, गिलोय ले रहे हैं, न जाने क्या क्या, घर में बहुत सारा काढ़ा बना बना के पी रहे हैं। और ये सारा कोशिश हमारे इम्यून सिस्टम को एम्पावर करने के लिए, और ये सच भी है कि अगर हम अपने ही इम्यून सिस्टम को एम्पावर कर लें तो हम कई तरह की बीमारियों से लड़ सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनोपोटेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोपोटेंशिएशन। ये कुछ चीजें और भी हैं जिसमें जैसे जो इम्यूनोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इस चीज को जानते होंगे कि जब कभी भी बी लिम्फोसाइट या कोई एपीसी जब किसी भी टी सेल को एक्टिवेट करती है, हमारे एक्चुअली इम्यून सिस्टम के जो दो वॉरियर हैं वो है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। तो जब हमारा टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है, उसको एक्टिवेट करता है एपीसी। वो एपीसी जिसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो इसके सरफेस पे कुछ B7 फैमिली पाई जाती है। B7 इज अ रिसेप्टर टाइप जो टी सेल के CD28 के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अगर ये वाला इंटरेक्शन होता है तो हमारा टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर ये वाला इंटरेक्शन इसकी जगह पे ये इंटरैक्ट करता है CTLA4 इन द प्लेस ऑफ दिस, तो हमारे टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होते बल्कि इनहिबिट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा वायरस है या ऐसा कोई एंटीजन है जिसने कि इसका एक्सप्रेशन टी सेल में बढ़ा दिया है इसकी जगह पे, तो कई बार टी सेल्स का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पांस जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो पाता। कई सारे ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो ये करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इन एंटीजेंस ने क्या किया, इन्होंने इसके अपेक्षाकृत इसका एक्सप्रेशन बढ़ा दिया, और जब इसका एक्सप्रेशन बढ़ा दिया है तो इस वजह से ये सेल्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही है बल्कि इसका इनहिबिशन हो जाता है। तो दिस कैन बी डन बाय द वायरसेस, ये वायरसेस कई बार करते हैं। एक और प्रक्रिया है जो आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा, कई बार जब एक तरह का वायरस या एक तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में क्रॉनिकली पाया जाता है या सिस्टमेटिकली पाया जाता है, जैसे कोई एक एंटीजन है जो बहुत दिनों से हमारी बॉडी में मौजूद है और ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में पहुंच चुका है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन को अपना सेल्फ मानने लगता है।
और जब सेल्फ मानने लगता है तो उसके अगेंस्ट रिस्पांस देना बंद कर देता है या बहुत ही कम रिस्पांस देता है। अगर कोई चीज बहुत दिनों तक आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी तो बॉडी उसको अपना मानने लगेगी, अपना सेल्फ समझने लगेगी। इसको हम टी सेल एग्जॉशन कहते हैं। एग्जॉशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे जो टी सेल्स हैं वो उसको सेल्फ समझते हुए उसके अगेंस्ट एग्जॉस्ट हो गए और उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। अब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने क्या किया है, ये एंटीजेंस बहुत सारे जो है वो यहाँ पर इंटरैक्ट हो रहे हैं जिसके अगेंस्ट ये बन रहा है, टी सेल्स इफेक्टर टी सेल्स बन रहे हैं, एक्टिवेशन हो रहा है। और क्रॉनिक इन्फेक्शन होने की वजह से, परसिस्टेंट वायरस होने की वजह से हमारे जो टी सेल्स हैं वो इनके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे क्योंकि ये इनके अगेंस्ट एग्जॉस्ट हो गए। इसीलिए क्योंकि ये परसिस्टेंटली या कॉन्सिस्टेंटली ये जो वायरसेस हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो अगर कोई चीज लंबे समय तक बनी रहेगी तो वो दिक्कत कर सकते हैं। कई सारे ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हम ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CD28 को जो है वो, अगर आप चाहते हो कि हमारा टी सेल एक्टिवेट हो, टी सेल अगर एक्टिवेट हो, पिछली स्लाइड में हमने आपको दिखाया था कि CD28 की जगह पे CTLA4 अगर बाइंड कर जाता है तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होता। यहाँ पर हम बाहर से क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी लगा देते हैं और एंटीबॉडी CTLA4 को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब CTLA4 ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियसली CD28 ही B7 से इंटरैक्ट करेगा और टी सेल का एक्टिवेशन होगा। तो इस तरह से हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। इसको कैंसर इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है, कैंसर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये एक और चीज है PD1, ये भी इनहिबिट करता है हमारे टी सेल्स के एक्टिवेशन को। इनको भी एंटीबॉडी दे करके ब्लॉक कर सकते हैं जिससे कि हमारे टी सेल्स का एक्टिवेशन हो, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग करते हैं। ये रेगुलेटरी टी सेल्स हैं, कई सारे रेगुलेटरी टी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। एंटीजन इंड्यूस्ड टी सेल्स इम्बैलेंसेस, कई बार कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत सारे टी सेल्स को रेगुलेटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो रेगुलेटरी टी कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए एक्टिवेशन करके एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। मतलब यही है, वो अगर सही होते तो हमारे लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स देते, लेकिन टी सेल्स प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये रेगुलेटरी टी सेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। ओके, तो मैं थोड़ा सा जल्दी इस चीज को बता देता हूँ क्योंकि ये शायद आपके लिए उतना, जो लोग ज्यादा इम्यूनोलॉजी नहीं समझे हैं, ये जिनके लिए नया होगा उनके लिए शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो। बट कई बार क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो जो है बहुत सारी सेल्स टी रेगुलेटरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब यही सेल्स अगर रेगुलेटरी सेल्स में कन्वर्ट ना होती तो शायद ये हमारे एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने में काम आते। लेकिन इन एंटीजेंस ने क्या किया, इन्होंने इन सेल्स को रेगुलेटरी सेल्स में कन्वर्ट करके बहुत सारी सेल्स को एक तरह की सेल्स में टोन कर दिया। अब जब एक तरह की सेल्स में ट्यून हो गई तो ये हम रिस्पॉन्स देने वाली सेल्स कम बची, ठीक है ना। तो ये भी कई बार हो जाता है। दूसरा एक चीज और, हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको जनरेट करने के पीछे साइटोकिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शायद आप लोगों ने, जिन लोगों इम्यूनोलॉजी पढ़ी है वो जानते होंगे। तो वो साइटोकाइंस ही हैं जो डिफरेंट टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। लेकिन ये साइटोकाइंस कई बार हमारे लिए इम्यूनोसप्रेसिव भी होते हैं, इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। मतलब ये हमको पॉजिटिवली भी मदद करते हैं और नेगेटिवली भी मदद करते हैं। तो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो इसके लिए कुछ एक ग्रुप होता है जिसको कि हम सप्रेसर ऑफ साइटोकाइन सिग्नलिंग बोलते हैं। And that suppression of cytokine signaling is called SOX। ये इंश्योर करता है कि जब ज्यादा साइटोकाइन का एक्सप्रेशन होने लगे तो ये जीन्स एक्सप्रेस करते हैं जिससे कि साइटोकाइन का एक्सप्रेशन कम हो जाए, लेवल थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पर कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो इन जीन्स के एक्सप्रेशन को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करके ये इन जीन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं और जब ये जीन्स एक्सप्रेस करना तेज कर देते हैं, बढ़ाना जो है एक्सप्रेशन तेज हो जाता है, तो उसके बाद जो जरूरी साइटोकाइंस हैं वो भी नहीं बनते और इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो मैकेनिज्म था वो ओवर या जरूरत से ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो इस चीज से रोकने के लिए था। लेकिन वायरसेस ने, एंटीजेंस ने इसको अपना टूल बना लिया, इसको हाईजैक करके वो इस्तेमाल करने लगे जिससे कि वो उस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स दें जिस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स उनके लिए बहुत घातक
ना हो, तो हमारा बॉडी उनको मार ना सके। तो इम्यूनोलॉजिकली हम कई सारे स्टेप्स पे जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है सर एक्टिवेट कर सकते हैं। यस प्लीज। सर एक बार सॉक्स का वो फंक्शन आप दोबारा समझा सकते हैं? हाँ श्योर श्योर, मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ। मैं अगर आपको कहीं भी कोई स्लाइड पे समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैं को ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग आइडिया ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यूनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है या ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो उस पे कोरोना वाले पार्ट पे जल्दी आना चाहता हूँ। लेकिन सॉक्स का ये है कि हमारी बॉडी में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है उसके लिए साइटोकाइंस, कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साइटोकाइंस अगर प्रॉपर अमाउंट में जनरेट हो तो एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बॉडी जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर बाय द वे वही साइटोकाइंस की संख्या ज्यादा हो जाए तो वो हमारी बॉडी सेल्फ म्यूटिलेटिंग हो सकती है, हमारी अपनी ही सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ज्यादा ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए सॉक्स, सप्रेसर ऑफ साइटोकाइन सिग्नलिंग, ये एक जीन ग्रुप बनाया गया जिसने ये इंश्योर करना था कि जब कभी भी साइटोकाइन का एक्सप्रेशन जरूरत से ज्यादा होने लगे तो आप उसको सप्रेस कर दीजिएगा ताकि एक्सेसिव साइटोकाइन का एक्सप्रेशन ना हो। अंडरस्टैंड? इसको बोला गया सॉक्स, SOCS। ये नेचुरली हमारे पास था। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक बटन है, एक जो जिससे आप वॉल्यूम को तेज कर सकते हो, एक से धीरे कर सकते हो। तेज आपको कब करना है ये आप अपनी सुविधा अनुसार तय कर सकते थे, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने उसको तब उस कंडीशन में बहुत तेज कर दिया जब आप बहुत मधुर संगीत में धीरे धीरे उसको सुनना चाह रहे थे, अपने जो है वो तकिए के पास रख करके सुन रहे थे, और रात में अचानक किसी ने उसका जो है वो वॉल्यूम बहुत फुल खोल दिया, और फुल खोल दिया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो गया, और पड़ोसी जग गए, घर वाले भी जग गए, और तुमको डांट पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जो आपने वो सिस्टम रखा आपके ट्रांजिस्टर में, आपके उसमें था, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से गलत जगह पे कर दिया गया। वैसे ही सॉक्स का इस्तेमाल गलत तरीके से गलत जगह पे कर दिया गया है। इस वजह से हमारे जो एंटीजन है वो इस नेचुरल मैकेनिज्म को हाईजैक करके उसको एक्सप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। तो जितना सॉक्स जीन ग्रुप का एक्सप्रेशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा, उतना ही इम्यून रिस्पॉन्स कम क्रिएट होगा, और जो एंटीजेंस हैं उनके लिए एक बढ़िया माहौल बन जाएगा, और उस माहौल में वो अपने आप को सरवाइव करा सकते हैं। ये काम HIV वायरसेस भी करते हैं, बहुत सारे टाइप के जो खतरनाक वायरसेस हैं वो ये करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सर्विलांस सिस्टम को या तो डिच करते हैं या हमारी ही अपनी सिस्टम का जो है वो हाईजैक करके उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कराते हैं। तो ये कई सारे कंडीशंस में होता है। ओके नेहा, यू अंडरस्टैंड? यस सर, थैंक यू सर। Okay, so now I'm moving to the next slide. Now come to the COVID-19. As we all know that COVID-19 is आज सबसे ज्यादा जो है वो डिस्कस्ड और बहुत ही फियरफुल फैक्टर हो गया है आज सबके लिए। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, और जो टफ कंडीशन जो समय इसमें चल रहा है वो शायद जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा होगा, और वो सिचुएशन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही समझ नहीं आ रहा है कि ये वायरस, पहले लोग कहते थे सरफेस बोर्ड है, सरफेस पे से हो जाता है, फैल जाता है। कुछ दिनों शुरुआत में ये था कि ये हवा में जनरेट नहीं होता, या हवा एयरबोर्न नहीं है, या बाय द वे एयर में ज़्यादा इसका सर्वाइवल नहीं है, इसलिए हवा से नहीं फैलता, इसलिए सब कुछ जो इन्फेक्टेड है उन्हीं को मास्क लगाने की जरूरत है, जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ये हुआ कि नहीं, अब तो सबको मास्क लगाने की जरूरत है, चाहे वो इन्फेक्टेड हो चाहे वो ना हो। और अब जो इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी है उसके आधार पर तो ये लगता है कि दिस वायरस कैन सर्वाइव फॉर सेवरल आवर्स इन एयर। तो इसलिए एयर में कई घंटों तक चूंकि ये सर्वाइव कर सकता है, सरफेस पे जरूरी नहीं है कि सरफेस पे ही टिका रहे, और इसलिए वो अगर एयर में है तो वो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किसी के कांटेक्ट में आप नहीं भी आए हैं फिर भी व्यक्ति इन्फेक्ट हो जा रहा है। वो अपने आप को समझ नहीं पाएगा, वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो कैसे हो गया, किसकी वजह से हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी ऐसी एयर में उसने सांस ले लिया
और उसने मास्क प्रॉपर नहीं लगा रखा था या कोई अच्छा क्वालिटी का मास्क नहीं था उसके पास, जिससे कि वो उसने उसको इनहेल कर लिया और वो उस समय वो एयर में था। तो अगर किसी ऐसे जोन में जहाँ पर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और वो इन्फेक्टेड व्यक्ति वहां पर वो उसने रिलीज किए हैं वायरसेस, तो वो एयर में वायरसेस पाए जा सकते हैं। और इस वजह से माना जाता है कि पहले जो वायरस था, पहले का जो म्यूटेंट वायरस था, वो वायरस इतने समय के लिए एयर में था कि औसतन शायद 1 या 2 लोगों को ही या 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। लेकिन अब ये जो इन्फेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। So this COVID-19, I named COVID is because of coronavirus disease. The full form of COVID is coronavirus disease. And since it was initiated in 2019, that is December 2019 में, इसलिए इसको COVID-19 कहा जाता है। जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो एजेंट है, SARS-CoV-2, this SARS-CoV-2, the COVID-19 is a novel single-stranded RNA coronavirus and that is replicated by RNA-dependent RNA polymerase. क्योंकि ये RNA वायरस है, इसलिए इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो RNA पॉलीमरेज की वजह से होता है, RNA-dependent RNA polymerase की वजह से होता है। And one thing you have to understand, the people who are of the science background, they will be knowing that this RNA replication, this RNA polymerase is not having any proofreading mechanism. कोई मुझे बता सकता है what is proofreading? Sir, housekeeping genes basically ensure that so codon is wrongly read. Codon is wrongly read. Okay, very good. और कोई? Sir, during the process of replication, transcription and translation, जब amino acid sequences जो होते हैं, basically जब codons बनते हैं तो हो सकता है कि कहीं mismatch हो जाए, मतलब A might pair with C और D और T might pair with G, तो अलग-अलग amino acid code होने लगेंगे, that becomes wrong, और वो अलग amino acid के लिए code करेंगे। तो in the process of proofreading check किया जाता है कि सही मैच बने। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ओवरऑल आपको ये समझना है कि जब रेप्लिकेशन कोई एंजाइम कर रहा होता है, किसी भी एंजाइम की 2 चीजें होती हैं। जैसे आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए तो आपकी 2 खूबियां हो सकती है उस काम को करने में। पहली खूबी ये हो सकती है कि हो सकता है कि आप उस काम को बहुत जल्दी कर दें, बहुत फास्ट कर रहे हो। तो अगर आप बहुत फास्टली उस काम को कर सकते हैं तो ये आपकी प्रोसेसिविटी है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिविटी, दैट हाउ फास्टली, हाउ क्विकली यू कैन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिविटी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो आप कर रहे हो, जो बहुत जल्दी जल्दी आप काम को कर ले जाते हो, उसमें से सही कितना करते हो भाई, कितना करेक्ट करते हो। अगर आप करेक्ट करते हो, जो भी करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फिडेलिटी भी बहुत अच्छी है। The term is called fidelity. So if you are having a very good processivity, at the same time you should have a very good fidelity also. There are several kind of, like DNA polymerase is having good processivity also, like especially polymerase 3. At the same time it is having the good fidelity also. But RNA polymerase, it may have good processivity, but it may not have the good fidelity. Fidelity मतलब ये है कि जिसने काम जो किया तो काम तो कर दिया, लेकिन वो काम सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि वो काम करने के बाद उसने उसके प्रूफ को रीड नहीं किया, उसने ये चेक नहीं किया कि जो हमने न्यूक्लियोटाइड अरेंज किए हैं रेप्लिकेशन के दौरान टेम्पलेट को रीड करते हुए, वो न्यूक्लियोटाइड्स हमने सही अरेंज किए हैं कि नहीं किए हैं, ये चीज वो नहीं रीड कर पाता। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि देयर इज नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इन दैट केस, उसमें कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है कि जो भी आप काम करें उसको आप देख लें कि आपने सही किया कि नहीं किया। अगर आप ये इंश्योर करते जा रहे हैं कि आपने काम सही कि नहीं किया, दैट इज प्रूफ रीडिंग। अगर आप इंश्योर नहीं करते हैं काम करने के बाद, इसका मतलब ये है कि गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आरएनए पॉलीमरेज में चूंकि ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मिसमैच या म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। और इसी वजह से
इसी वजह से इस वायरस में म्यूटेंट्स बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं, म्यूटेंट्स नहीं होंगे। और इसीलिए हमने शुरुआत में ये बोला था कि म्यूटेंट वायरसेस के अगेंस्ट हमारी जो इम्यूनिटी जो एक बार बन चुकी है, शायद वो म्यूटेंट के अगेंस्ट उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है ना? अब सिर्फ ये बनाया जा सकता है कि जो ये म्यूटेंट स्ट्रेन हो वो उतना लीथल ना हो, क्योंकि बदलाव जो होता है, जो चेंज होता है, वो उसके साथ दोनों प्रोस्पेक्ट्स होता है। वो लीथल को सब लीथल या लेस लीथल या कुछ ऐसा बना दे जिससे बिल्कुल भी उसका कोई नुकसान ना हो, या वही बदलाव ये भी कर सकता है कि वो उसको बहुत ज्यादा खतरनाक भी बना सकता है। तो ये देखने वाली बात ये है कि वो जो चेंज है वो कितना टफ हो सकता है, कितना लीथल हो सकता है, कितना फैटल हो सकता है, या कितना जो है वो नॉर्मल या कॉमन टाइप का चेंज हो सकता है। म्यूटेशन जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो मिस सेंस म्यूटेशंस होते हैं, जो सेंस को बदल देते हैं। कई बार वो चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जो कंसिडरेबल चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बदलाव तो होते हैं, म्यूटेशन तो होता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। Now, what it is doing that it infects human respiratory and GIT. We all know that it is infecting to the respiratory system and GIT also by binding to the ACE2 receptors. I hope you know ACE2 क्या है। हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, जो हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 को डिग्रेड करता है। What is GIT? GIT means गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारा जो स्टमक सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, Okay. रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों को इन्फेक्ट करता है। और ACE2 के बारे में बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हों वो भी समझ लें, क्योंकि एक जनरल इंटरेस्ट का टॉपिक है इस समय। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसकी जिम्मेदारी है कि ब्लड वेसल्स में एक जो ल्यूमेन डायमीटर है, जो सरफेस टेंशन है, वो मेंटेन करके रखा जाए, जिससे कि ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट होता रहे। उसको एंजियोटेंसिनोजन कहा जाता है। एंजियो मीन्स होता है ब्लड वेसल, इसी टर्म से बना है एंजियोजेनेसिस, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो तरह तरह के टर्म आप लोग सुनते होंगे, वो एंजियो टर्म से ही बना है। एंड एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स होता है। तो एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, जो एक्टिव होती है एंजियोटेंसिन में, और वो तब एक्टिव होती है जब कई बार अगर हमारे ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उस कम प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 को और एक्टिव वर्जन में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो 1 से 2 किसने बनाया? एक एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लेकिन 2 से 3 में जो कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 3 में, उसके पीछे जो एंजाइम रिस्पांसिबल है वो है ACE2। अब थोड़ा सा ये समझिए कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये थर्स्ट स्टिमुलेट करता है, प्यास लगती है व्यक्ति को। पानी पीता है व्यक्ति, सोडियम आयन रिजर्वायर की तरह काम करता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इंड्यूस कराता है, और जब पानी व्यक्ति पीता है तो उसके प्लाज्मा का वॉल्यूम जो कम हो रहा था वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो मेंटेन हो जाता है, वैसे ही एंजियोटेंसिन 2 को डिग्रेड करके एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अगर ये नहीं डिग्रेड होगा तो हमारी बॉडी में पानी ऐड होता रहेगा, चाहे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पानी हो, चाहे वो बाहर से पीते रहेंगे, और इस वजह से हमारा जो अभी हाइपोटेंशन था, जो वॉल्यूम कम था, वो वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तो व्यक्ति हाइपरटेंसिव हो सकता है। हाइपरटेंसिव का मतलब ये हुआ कि फिर वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसका प्लाज्मा वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा हो सकता है। इसीलिए जैसे ही वॉल्यूम मेंटेन हो जाए, इसको डिग्रेड करने की जरूरत है। डिग्रेड कौन करता है? ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, राइट। तो जो कोरोना है उसने इसी रिसेप्टर को पकड़ लिया है, इसी के साथ वो इंटरेक्ट करके सेल्स में इंसर्ट हो जाता है। So since it is sharing the 88% sequence with the bat-derived SARS-like coronavirus, that is why it is
known as further, it is found like 79.5% homology with the SARS coronavirus, hence named SARS coronavirus 2. ठीक है ना? So ये जो कोविड-19 या जो ये वायरस जो है जो ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ये इससे बाइंड करने के बाद हमारे इस सिस्टम को रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में प्यास इंड्यूस करना या ब्लड वॉल्यूम या प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ बहुत लुका छिपी खेलता है, ये इसमें दिक्कत करता है, जिसकी वजह से कई बार लोग जिनमें कि पहले से हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम अगर किसी को पहले से है, किसी को अगर डायबिटीज है पहले से, अगर किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज है, किसी का जो है वो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या एंजियोग्राफी है, या ओबीज हैं लोग, इनको फैटी हैं थोड़ा सा, या किसी में हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम कभी हो चुका है या कोई कैंसर सफर कर रहा है, अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए ये कोविड-19 जो है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उनके लिए ये समस्याएं और बढ़ा सकता है, क्योंकि उसने इस सिस्टम को छेड़ दिया जिसने कि हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है, जो ये सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन उसको छेड़ देता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। ओके, नाउ व्हाट इज द लाइफ साइकिल इफ यू सी, ये लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है इस वायरस की, आप देख सकते हैं वायरस सरफेस पे आके बाइंड करता है, जो ये रिसेप्टर्स हैं ये वही रिसेप्टर्स हैं ACE2 रिसेप्टर्स, आप देखिए ना ACE2 रिसेप्टर्स हमारे एपिथेलियल, जैसे हमारे गले में जो हमारे लाइनिंग्स हैं, एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं, उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और उसके बाद में रिश्तेदार पे जो है वो हमारा गला सूखता था तो हम पानी पीते थे, उन्हीं रिसेप्टर्स के साथ जाकर किसने इंटरैक्ट कर लिया, सेल के अंदर चला गया, अंदर जाकर के इसका जो RNA वायरस है, जो जीनोम है, उसको उसने रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद में वो वायरल प्रोटीन्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, वायरल प्रोटीन्स बन गए उस जीनोम के आधार पर, प्रोटीन्स बनने के बाद में सारी वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी हुआ, और यहाँ पर इसने हमारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, जो हमारी बॉडी की मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके उसने अपनी सारी प्रोटीन दुनियादारी सब बना ली, और बनाने के बाद फाइनली जाकर के वो असेंबल होकर के एक नया वायरस क्रिएट कर दिया, और वो इसी सेल से रिलीज हो गया। तो ये हमारी सेल में इनके थ्रू आया, हमारी सेल की मशीनरी का इस्तेमाल किया, और मैच्योर वायरसेस बना करके उसने पूरी बॉडी में फैला दिया, रिलीज कर दिया, ये इसकी लाइफ साइकिल है, राइट? इस तरह से वो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है। फंक्शंस में इसके आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ACE2 क्या करता है। ACE2 के केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको समझिए कि अगर बाय द वे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है ACE की मदद से, फर्दर एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ACE2 की मदद से जो है वो फर्दर एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 to 9 या 1 to 7 का मतलब ये है कि नॉर्मली माना जाता है कि जो ये एंजियोटेंसिन 2 है ये ऑक्टापेप्टाइड होता है, और उसके बाद फर्दर वो और डिग्रेड हो जाएगा, जब एंजियोटेंसिन 3 में जाएगा तो वो सेप्टा या हेक्सापेप्टाइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर एंजियोटेंसिन 2 हमारी बॉडी में बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और BP हाई हो जाएगा, सेल प्रोलिफरेशन होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, हमारी मसल्स मतलब हमारी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए इंश्योर किया गया कि ये ACE2 का प्रोडक्शन हो। ACE2 जो होता है वो क्या करता है, इसके लेवल को नॉर्मल कर देता है, कम कर देता है, और जब इसके लेवल को कम कर देता है तो ये चीज डिग्रेड हो जाता है, हो जाता है, तभी लेवल कम होती है, जब लेवल कम होती है तो क्या होगा, इट विल बी एंटी हाइपरट्रॉफिक, एंटी फाइब्रोटिक, वैसोडाइलेशन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारा काम ये करेगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं पाई जाती तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, और अगर ये कंडीशंस होंगी तो डिजीज होगा, प्रॉब्लम में आएगा व्यक्ति, और अगर ये वाली कंडीशंस होंगी तो हम क्या होंगे, वी विल बी प्रोटेक्टेड। तो नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का ये, लेकिन देखा गया है कि जिस किसी भी सेल में कोरोना वायरस इस ACE2 रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करके एंटर करता है, उसके बाद उस सेल के सरफेस से ACE2 रिसेप्टर्स को शीड कर देता है, गिरा देता है, या उसका एक्सप्रेशन कम हो जाता है, जिससे कि फिर वो सेल्स ACE2 एंजाइम के लिए सेंसिटिव नहीं रह जाता, और इस वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर बाय द वे किसी को पहले से ये आदतन प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, मतलब शुगर की प्रॉब्लम है,
या बाय द वे ओबीज हो गया है व्यक्ति, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया उसको है, तो ये कंडीशंस बड़ी जल्दी वर्स्ट हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही वो व्यक्ति वो सफर कर रहा है। लेकिन अगर बाय द वे किसी में ये चीज अभी नहीं है तो शायद बॉडी उससे रिकवर कर सकती है क्योंकि वो उसके लिए वो एक न्यू डेवलपिंग स्टेज होती है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि एंट्री ऑफ COVID-19 into cells shed ACE2 receptors from the surface। मैंने जैसे कहा कि ये शेड्स कर देता है, गिरा देता है, which decrease angiotensin 3 and increase angiotensin 2, जिसकी वजह से angiotensin 2 का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ये चीज कम हो जाती है। और जब ये चीज कम हो जाती है तो क्या होगा? This particular one is known as cytoprotective by preventing the cardiorenal tissues ischemia and fibrosis। अगर ये बने प्रॉपर मात्रा में हो तो हमारी किडनी सेफ रह सकती हैं, हार्ट सेफ रह सकता है। लेकिन अगर ये नहीं बनता है इसकी वजह से तो क्या होगा? डिक्रीज एंजियोटेंसिन एंड इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 दैट में लीड टू हार्ट एंड किडनी फेलियर इन सीवियर पेशेंट्स। वो लोग जो सीवियर पेशेंट्स हैं जिनमें जो है वो पहले से कोई किडनी की समस्या है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ये चीज बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में बनी रहेगी तो, राइट? तो व्हाट द पीपल आर ट्राइंग, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ACE2 रिसेप्टर्स को ही अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो कोरोना वायरस को एंट्री करने के लिए रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे और इन्फेक्शन रोक सकता है। लेकिन अगर इनको ऑटो एंटीबॉडीज से ब्लॉक कर दिया जाए तो इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप इनको ब्लॉक कर देंगे, इन्फेक्शन तो रोक सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके लिए ये ACE2 रिसेप्टर्स एक्सप्रेस किए गए थे वो चीज नहीं हो पाएगा। और अगर वो नहीं हो पाएगा तो कार्डियो रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है ना, फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कोशिश करते हैं कि इसको ब्लॉक करें या ऑटो एंटीबॉडी से, जिससे कि एंट्री ही ना हो, इन्फेक्शन ही ना हो वायरस का। लेकिन अगर आप इसको नेचुरली ब्लॉक कर देंगे तो जिसके लिए बना है वो चीज नहीं होगी, और अगर ये नहीं मिलेगा तो कार्डियो रीनल फेलियर हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ACE2 का संख्या कम हो जाएगा, और अगर ACE2 की संख्या कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये चीज लेवल बनी रहेगी, हमारी बॉडी में ये चीज बनी रहेगी, ठीक है ना, और बड़ी रहेगी तो दिक्कत क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? दैट इज COVID-19 वेरिएंट्स। हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं जो है COVID-19 के, और इन वेरिएंट्स की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। पहले जैसे आप देख रहे होंगे कि पहली जो वेव थी कोरोना वायरस की, वो वेव इतनी मतलब रैपिडली इन्फेक्टिव नहीं थी, इतना लीथल नहीं था, इतने सीवियर केसेस में नहीं आ रहे थे, और वहां पर शायद जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे वही उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन लग रहा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि इस बार जो सेकंड वेव है, सेकंड सर्ज है, ये गांवों में भी पहुंच गई है, रूरल एरियाज में भी लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। वहां जो जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है वो लोग भी इसके साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे इन्फेक्ट हुए जा रहे हैं। तो इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे हमने बताया कि ये कैसे बने, ये वेरिएंट्स कैसे बने। क्वेश्चन आई गॉट, वन क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम द वंदना, जेंडर भी फैक्टर हो सकता है कोरोना इन्फेक्शन होने का। जेंडर मतलब मैं समझ नहीं पाया, मेरे से क्या मेल को ज्यादा होता है, फीमेल को ज्यादा होता है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर, वंदना, यस सर, यस। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि देखिए ACE2 जो रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू इसका इंटरेक्शन होता है वो सब में बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, दोनों की जरूरत है, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो। ये लोग स्टडी कर रहे हैं, करेंगे बाद में, लेकिन मेरे ओपिनियन में जेंडर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें, क्योंकि जिन रिसेप्टर्स को टारगेट किया जा रहा है वो रिसेप्टर्स आई थिंक सब में बराबर मात्रा में पाए जाते होंगे, क्योंकि सबको चाहिए होगा कि वो अपने बॉडी के प्लाज्मा लेवल को या बॉडी फ्लूइड लेवल को मेंटेन करे, और इसके लिए वो ACE2 का रिसेप्टर्स एक्सप्रेशन कर ही रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जेंडर्स को लेकर के बहुत ज्यादा कोई ऐसा, मेरे ओपिनियन में ऐसा शायद नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नाउ COVID-19 Brazil. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have a question. Yes, धीरज बताइए।
Sir, is coronavirus only infect humans or animals also? ये तो आया ही माना गया है कि बर्ड्स मतलब जैसे बैट से मिलता जुलता है और बैट के से काफी कुछ जो वहाँ सार्स वायरस था उससे मिलता जुलता है, तो एनिमल्स को भी हो सकता है कि ह्यूमन का स्ट्रेन अलग हो, बट इट मे इन्फेक्ट द ह्यूमन एनिमल्स आल्सो, उसका स्ट्रेन डिफरेंट हो सकता है। पर लोगों को इस समय फोकस एनिमल्स पे ज्यादा है कहाँ, पीपल आर फोकसिंग ऑन द ह्यूमन बिकॉज लोग मरे जा रहे हैं, ह्यूमंस मरे जो है वो ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो वो उस तरफ लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट चांसेस हैं कि वो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सर AC रिसेप्टर्स एनिमल्स में भी पाया जाता है? हाँ बिल्कुल पाया जाता है। तो सर इसका जैसे कि सर HIV में CD8 और CD4 स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिस पर वो बाइंड करता है, तो ऐसा कोविड में भी कुछ सीन है या फिर ये किसी भी एंटीजन मतलब सर एनिमल्स में? नहीं, जैसे HIV जो है वो CD4 पर्टिकुलरली वो ह्यूमन स्ट्रेन हो गया तो वो CD4 से बाइंड कर रहा है, ह्यूमन CD4 जो है। उसी तरीके से हो सकता है कि जो वेरिएंट ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है वो वेरिएंट ही एनिमल को इन्फेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, लेकिन ये इस चीज से मना नहीं किया जा सकता कि एनिमल्स में कोरोना का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा होगा, उसका वेरिएंट अलग हो सकता है, लेकिन एनिमल्स भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकता है। बट सर इतना ज्यादा सर एनिमल्स में तो उसका इन्फेक्शन देखने को मिल नहीं रहा है, ह्यूमंस में ही देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि वो अभी जो वेरिएंट्स हैं वो ह्यूमन पे ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं और वो इस समय ह्यूमन में ज्यादा लिथैलिटी हो रही है, तो इसलिए हो सकता है वो एनिमल्स के लिए उतना ज्यादा इन्फेक्टिव ना हो, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेन्स चेंज होंगे उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार बहुत सारे एनिमल्स में देखा गया था, बहुत सारे एनिमल्स में भी कोरोना वायरस रिपोर्ट किए गए थे, उनमें भी इन्फेक्शन रिपोर्ट किया गया। बहुत सारे जू में जो है वो एनिमल्स जो है वो मर गए कोरोना वायरस की वजह से, पहली जो वेव आई थी उसमें। तो अब सेकेंड वेव जो आई है इसमें जो स्ट्रेन्स हैं वो स्ट्रेन्स कितना इन्फेक्टिव होंगे ये थोड़ा सा शोध का विषय है, लेकिन चूंकि लोग ह्यूमन में इतना उलझे हुए हैं कि एनिमल्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो कोविड-19 ब्राजील वेरिएंट जिसको कि B.1.28 वेरिएंट कहा जाता है, ये माना जाता है कि अराउंड 1.44 करोड़ केसेस जो है वो आए, अराउंड 3.5 लाख डेथ इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में हुआ, और हमारे इंडिया में भी जो है वो काफी हद तक ब्राजीलियन कोरोना वायरस स्ट्रेन देखे गए हैं। साउथ अफ्रीका वेरिएंट्स जिसको कि फॉर्मरली इट वाज नोन एट B.1.351 वेरिएंट्स, 15 लाख लोग लगभग जो है वो इससे इफेक्ट हुए इन साउथ अफ्रीका में, 50,000 लोगों के लगभग जो है वो अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट में जान चली गई, और कुछ हम इसके ये स्ट्रेन्स जो है हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं। देन कोविड-19 यूके वेरिएंट, ये बड़ा खतरनाक वेरिएंट टाइप माना गया है, ब्रिटिश वेरिएंट जिसे कहते हैं, केंट वेरिएंट भी कहा जाता है इसको, और ये माना जाता है कि ये जो दिल्ली पंजाब रीजन में बहुत ज्यादा इसके वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं, और कुछ जो है वो MP और UP में भी काफी हद तक ये फैला हुआ है और लोगों में ये जो नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये थोड़ा खतरनाक है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि जो यूजुअल कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं जैसे फीवर, बॉडी एक, परसिस्टेंट कफ, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, इसके अलावा जो लोग ब्रिटिश कोविड-19 स्ट्रेन से अफेक्टेड होते हैं उनमें एक चीज ये भी देखी गई कि उनको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में बहुत लाल हो जाती हैं आंखें, रैशेज आ जाते हैं, और अपसेट स्टमक बहुत हो रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और GIT दोनों को अफेक्ट करता है ये कोरोना, तो अपसेट स्टमक हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, गला जो है वो बहुत जो है वो खराश आती है उसमें, और डिस्कलरेशन ऑफ टोज एंड फिंगर्स और टोज में डिस्कलरेशन भी देखने को मिल रहा है, जो नया स्ट्रेन ब्रिटिश स्ट्रेन है। तो ये थोड़ा इस समय बहुत ज्यादा धूम मचाया है, इन एरियाज में बहुत ज्यादा लोगों को ये हो रहा है। कुछ कई बार लोग ये फील करते हैं कि हम उनको गले में बहुत रैशेज नहीं हुआ या गले में कोई खराश नहीं हुई, लेकिन उनका स्टमक बहुत अपसेट हो गया, तो वो भी एक प्रकार का सिम्टम आजकल जो है वो कोरोना में
काउंट किया जाता है। जो ब्रिटिश टाइप ऑफ स्ट्रेन है उसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा एक और N440K वेरिएंट्स, ठीक है, E484Q वेरिएंट, ये जो है वो महाराष्ट्र और केरला में बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस पाए जाते हैं। B.1.618 ये एक बड़ा खतरनाक टाइप का नया जो है वो बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल में इसके स्ट्रेन्स पाए गए हैं, जहाँ पर के इलेक्शन भी चल रहे हैं वहां पर इसके स्ट्रेन्स पाए गए हैं। और बड़ी बात ये है कि ये इसमें इम्यून स्केपिंग क्वालिटी है, मतलब ये इम्यून सिस्टम को स्केप कर जाता है, इम्यून सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा है उसको। और एक बड़ी बात और भी है कि दिस स्ट्रेन कैन स्केप मल्टीपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एज वेल एज अ पैनल ऑफ कन्वर्जेंट प्लाज्मा, मतलब कि इस स्ट्रेन से अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, ठीक है ना। प्लाज्मा थेरेपी भी उसके लिए इनफेक्टिव हो जाती है। तो ये जो वेरिएंट्स आए हैं, ये वेरिएंट्स बहुत बहुत खतरनाक है, ये थोड़ा सा दिक्कत क्रॉस कर रहे हैं, ये दिक्कत दे रहे हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता है। वैक्सीन्स लोग बना रहे हैं, वैक्सीन्स जो बना रहे हैं वो कई सारे टाइप्स की वैक्सीन्स बना रहे हैं। उसमें से क्या है, कुछ वैक्सीन्स mRNA वैक्सीन्स। mRNA वैक्सीन्स मतलब जो इस वायरस का mRNA है उस पूरे होल mRNA को लेकर के वैक्सीन लोग डिजाइन कर रहे हैं, और उससे उस mRNA से जो प्रोटीन्स एक्सप्रेस होंगी वो सारे प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी को इम्यूनाइज करने की कोशिश की जा रही है, होल mRNA लेकर के। HIV के अगेंस्ट भी ऐसा कोशिश की गई थी, इसको आप RNA वैक्सीन टाइप कह सकते हो कि होल RNA उसका ले लिया या mRNA ले लिया, उससे जो प्रोटीन बनेंगी उन पूरी प्रोटीन्स के अगेंस्ट बॉडी को इम्यूनाइज कर दिया जाए। तो एक साथ सारी प्रोटीन तो बदल नहीं जाएंगी, जब वायरस का इन्फेक्शन होगा बॉडी में तो कोई ना कोई प्रोटीन को तो वो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर ही लेगी। तो ये लेकर के बनाया जा रहा है। कुछ लोग प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बना रहे हैं। प्रोटीन सब यूनिट मतलब कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो जैसे स्पाइक्स प्रोटीन है जिनके थ्रू वो इन्फेक्ट करता है या जिनके थ्रू वो अटैच होता है C2 से, उन स्पाइक्स प्रोटीन को लेकर के वैक्सीन बना रहे हैं लोग कि जैसे ही वो बॉडी में आए स्पाइक्स प्रोटीन पाई जाए वैसे ही उसके अगेंस्ट जो मेमोरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए और बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दे, ना कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दे। तो स्पाइक्स के लिए भी बना रहे हैं, होल mRNA के लिए बना रहे हैं लोग। वेक्टर वैक्सीन बना रहे हैं, मतलब जैसे कई बार एडिनो वायरस जैसे यूज किया वेक्टर के रूप में, और उसके बाद में उसके अंदर वो कुछ जेनेटिक मटेरियल उसका इंसर्ट किया और उसका एक्सप्रेशन कराया, कुछ प्रोटीन्स उस तरह के एक्सप्रेस कराए जो कि उस वायरस में पाए जाते हैं। तो वो जैसे कोविशील्ड को एडिनो वायरस के अंदर जो है वो डाल करके दिया जाने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ इनएक्टिवेटेड वायरस भी लोग लेते हैं पूरा। इनएक्टिवेटेड वायरस का मतलब ये है कि कुछ एक वायरस जैसे कोवैक्सीन है जो इंडिया में बनी है, और कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस लिया जाता है और उसको इनएक्टिवेटेड वायरस को एक्सपोज किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है बॉडी में, जिससे कि बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट कर सके। लेकिन जैसे कि हम बेसिकली जानते हैं कि दो तरह की इम्यून मतलब वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, एक एटीन्यूएटेड और दूसरा इनएक्टिवेटेड। अब आप इसके थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं कि नॉर्मली अगर बाय द वे हम किसी ऐसी चीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं जिसका कि बॉडी में हमको पहले एक्सपोजर नहीं हुआ, तो वो कुछ समय तक हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट उसको आइडेंटिफाई करने में समय लगा देती है और उसका अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और थोड़ी देर बाद जब वो कुछ दिनों बाद रिस्पॉन्स देती है तो जो एंटीबॉडी टाइटर होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, और उसका जो एंटीबॉडी डेवलप होने का टाइमिंग है वो भी काफी स्लो होती है। और देखा जाता है कि लगभग 14 दिन बाद या अराउंड जो है वो 18-20 दिन के बाद कहीं जाकर के एंटीबॉडी टाइटर डेवलप होता है जब किसी चीज से हम पहली बार इन्फेक्ट होते हैं तो। लेकिन अगर उसी चीज से दोबारा अगर हम इन्फेक्ट हुए और हमारी बॉडी मेमोरी इफेक्ट दे रही हो तो वही रिस्पॉन्स आपको बहुत तेजी से जो है वो मिल सकता है, और वो रिस्पॉन्स बहुत तेजी से बहुत ही हाइटेंड लेवल पे आपको एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मिल सकता है, और वो रिस्पॉन्स काफी समय तक मेंटेन भी रह सकता है, काफी दिनों तक मेंटेन रहेगा, राइट। तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, इट्स नॉट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब आप देखिए यहाँ पर कि ब्लू कलर के जो
एंटीजन है, अगर सेम एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम देना है दूसरी बार। लेकिन यहाँ पर रेड लाइन को आप देखिए, रेड लाइन इज डिफरेंट एंटीजन और इसके अगेंस्ट हम वैसा ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं जैसा कि यहाँ दे रहे हैं। तो अगर भाई तो एक बार किसी कोरोना वायरस के पहले स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट उसने मेमोरी बना ली, लेकिन दोबारा अगर दूसरे स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ तो ये वाली जो मेमोरी है वो धरी धरी रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसके अगेंस्ट दूसरे वाले के अगेंस्ट भी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स देगी। लेकिन अगर सेम स्ट्रेन बॉडी में आता है तो बॉडी इसके अगेंस्ट इस तरह का रिस्पॉन्स देती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देती है, हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स देती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। तो वैक्सीन के थ्रू हम कोशिश क्या करते हैं, वैक्सीन्स एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को एक्सपोज कराने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इन्फेक्शन कॉज कराते हैं अपनी बॉडी में जो कॉजल एजेंट है उसका। और जब कॉजल एजेंट का इंड्यूस्ड इन्फेक्शन कॉज कराते हैं तो उससे हमारी बॉडी रिहर्स्ड हो जाती है और वो रिहर्स होकर के उस तरह का जो है वो रेस्पॉन्स देती है, जिससे कि जब दोबारा नेचुरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो उस एंटीजन का, तो बॉडी उसके अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स ना दे बल्कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दे, तो वो रिहर्स हो जाती है। यस दीपक, यू आर रेजिंग हैंड। So I have a question. If we have a COVID antigen that escape from our immune system, like how it is possible? Like it produces a pseudo antigen or it is something different? बार फिर से पूछिए प्लीज, मैं थोड़ा सा फिर से बताना। If COVID antigen escape from our immune system, then how it is escape from it? It is produce a pseudo antigen or it is something different? नहीं, मतलब escaping का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी आपको, शायद आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बताया था कि कुछ हमारे ही इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल कर लेता है, हाईजैक कर लेते हैं एंटीजेंस, और हाईजैक करके वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। कुछ ऐसे साइटोकाइंस का प्रोडक्शन इंश्योर कराते हैं जो इम्यूनो सप्रेसिव होता है, और वो साइटोकाइंस हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि सर्विलांस सिस्टम की पकड़ में नहीं आते वो वायरस। वो अपने लिए एक माहौल क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना। और जब वो माहौल क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि वो इम्यून सिस्टम के पकड़ से दूर चले जाएं, उसकी रेंज से दूर चले जाएं, तो जैसे उसने हमारे ही अपने सिस्टम के को हाईजैक करके उन साइटोकाइंस का एक्शन कॉज कराया, साइटोकाइन स्टार्म जनरेट कर दिया, साइटोकाइन ब्लास्ट जनरेट कर दिया, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देने के बजाय एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देने लगा, या उसने हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया। इसको भी एक प्रकार से इम्यून स्कैपिंग कहा जाता है। ओके ओके तो ये वायरसेस उस तरह से करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से। यस, एनीवन एल्स प्लीज? ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है वैक्सीन का मतलब। वैक्सीन दे करके हम ये चाहते हैं कि जब नेचुरली इन्फेक्शन हो तो नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान ये चीज ना हो, बल्कि सीधे ये हो, क्योंकि इस चीज में हमको बीमार होने के चांसेस हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस के दौरान। लेकिन अगर ये होगा तो हम बीमार नहीं होंगे, हम शर्तियां जीत जाएंगे। तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस देने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी में को ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेमोरी रिस्पांस दे, ना कि प्राइमरी रिस्पांस दे। क्योंकि मेमोरी रिस्पांस सदैव जो है वो एंटीजन की स्पीड से हाइटेंड होता है, और इसलिए हम उसमें गारंटीड विन हमारी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए हम वैक्सीन्स देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई टोल्ड यू कि वैक्सीन्स जो होते हैं ना, ये खास करके जो कोरोना वायरस के वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन्स बहुत लंबे समय तक हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो वैक्सीन्स बन रही हैं ये वैक्सीन्स सीजनल वायरसेस के अगेंस्ट तो आपको दे सकती हैं, लेकिन जिस वायरस को टारगेट करके ये वैक्सीन बनाई जा रही है वो वायरस अगर नॉन म्यूटेटिंग होता तो ये हमारे लिए बहुत बून साबित होता है। इसीलिए आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, पता न्यूज में आता है कि
साहब जो है वो KGMU के 40 डॉक्टर संक्रमित हो गए दोबारा फिर से, जबकि 40 के 40 ने टीका लगवा रखा था। कुछ लोगों ने तो 2-2 डोज लगवा रखी है भाई, जो फुल डोज है वो दोनों लगवा रखी है, फिर भी उनको इन्फेक्शन हो गया। तो जो 2-2 डोज लगवा रखी, कुछ तो ये बहाना बता रहे हैं कि साहब पहला डोज लगवाया आपने, दूसरा लाइन लगवाया, दूसरा लगवा ले तो इन्फेक्शन ना होता। पहली चीज तो मैं बता दूं, वैक्सीन्स इन्फेक्शन से नहीं बचाते हैं, इन्फेक्शन तो होगा ही। वैक्सीन्स आफ्टर इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उस रिस्पॉन्स को हाइटेन करने में मदद करते हैं। कोई वैक्सीन किसी को इन्फेक्शन थोड़ी बचा सकती है, इन्फेक्शन तो चाहती है वैक्सीन लेने के बाद हम चाहते हैं कि सेम वायरस हमको इन्फेक्ट करे ताकि हमारा इम्यूनिटी रिन्यू हो जाए। और अगर वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा तो हमको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। नेचुरली हमको जो है वो बूस्टर डोज के थ्रू अपनी मेमोरी को जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्फेक्शन से नहीं बचाती है, इन्फेक्शन के बाद जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को वो बेहतर कर देती है वैक्सीन, जिससे कि हम सदैव जीत जाते हैं। अब एक चीज और आप सुन रहे होंगे, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का टर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि कुछ एक पूरी पॉपुलेशन, जैसे अब कहा गया कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और माना जाता है ये देश के 40% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका। जो ये आंकड़े, सरकारी आंकड़े दिख रहे हैं, इनमें से इसके डबल लोग ऐसे होंगे जिनको की है, या तो वो जान नहीं पा रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक टाइप के हैं, या उनको हो चुका है और घर में चुपचाप लेके बैठे हुए हैं और वो जांच कराने नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जो सिचुएशन है इस समय, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य विभाग का वो पूरा चरमरा गया है। कहीं पर हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, डॉक्टर्स खुद डरे से हैं बेचारे, वो खुद अपने आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर इन्फेक्टेड लोगों के बीच में जाएंगे तो सबसे पहले चांसेस हम ही को इन्फेक्टेड होने के हैं। अटेंड नहीं कर रहे हैं, वार्ड बॉयज नर्सेस के सारे काम चल रहा है, नर्सेस भी अपनी लाइफ बचा रही हैं। मतलब एक हिसाब से इनसेंसिटिविटी का माहौल है, ठीक है ना। और लोग पैनिक कंडीशन में ज्यादा है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो उसके दिमाग में तुरंत जो है वो नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाती हैं और उस हिसाब से वो चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी एक ही तरह के एंटीजन से पूरी पॉपुलेशन इन्फेक्ट होती है, तो उस पॉपुलेशन में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मर भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार होकर सर्वाइव कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं होता और वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चीज डिपेंड करती है किस पे, ऑन इम्यून स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन की इम्यून स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि हार्ड इम्यूनिटी बनेगी या नहीं। अब आप ब्लू कलर के लोग हैं, ये ब्लू कलर के लोग वो हैं जो इम्यूनाइज नहीं है बट स्टिल हेल्दी हैं। इम्यूनाइज नहीं है मतलब ऐसे लोग जिनको कि अभी तक कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है और इसलिए वो हेल्दी हैं, वो ब्लू कलर के लोग मान लीजिए आप। जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वो इम्यूनाइज हो चुके हैं, मतलब उनको इन्फेक्शन हो चुका है और वो हेल्दी हैं, मतलब उनको नुकसान नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं हुई और वो हेल्दी हैं। तीसरे तरफ के लोग वो हैं जो इम्यूनाइज नहीं है, बीमार हैं और वो कॉन्टेजियस भी हैं। कॉन्टेजियस मीन्स वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि पहले केस में यहाँ पर कोई भी इम्यूनाइज नहीं है, इस जगह पे कोई इम्यूनाइज नहीं है, लेकिन कॉन्टेजियस लोग इसमें मिल गए हैं। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो लोगों को फैल रहा है। ये लोग जो है वो आपको ये वाले कलर के लोग ज्यादा दिख रहे हैं, इनमें इन्फेक्शन जो है लोगों को फैल रहा है, इम्यूनिटी इसमें नहीं है। दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सम ऑफ द पॉपुलेशन गेट इम्यूनाइज, कुछ पॉपुलेशन